नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता का फॉर्म आपने भर दिया होगा या भरने वाले होंगे। 4 तारीख लास्ट है, आपको पता ही है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया उनके लिए भी उपयोगी है वीडियो, और जो भरने वाले हैं उनको भी। तो हम इन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि किसे फॉर्म भर देना चाहिए। उसके अलावा प्रमाण पत्र जो है ओबीसी का, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो कब का बना हुआ हो। कोई मान लो मिस्टेक हो गई तो क्या करना है। लास्ट डेट 4 दिसंबर है, इसका आपको ध्यान रखना है। कईयों ने नहीं भरा तो भर देना चाहिए। आयु सीमा रिलेटेड, उसके अलावा विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता है, विवाह विच्छिन्न है, अदर स्टेट के हैं, या विवाह है राजस्थान से बाहर हुआ है, या बाहर अदर स्टेट के महिला का राजस्थान में विवाह हुआ है, इनसे संबंधित क्या नियम है। आरक्षण से संबंधित अन्य और क्या नियम है अदर स्टेट वाले। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अक्सर होता क्या है कि अभ्यर्थी थोड़ा जल्दबाजी में रहता है, क्योंकि ई मित्र वाले के पास जाता है तो वहाँ काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है और फॉर्म भरने में भी समय लगता है। अब की बार तो जैसे वो खुद की फ़ोटो है, एक वो लिख कर देना, तो काफ़ी था। तो फिर वहाँ भीड़ भड़ाका में जल्दबाजी में फटाफट कर देते हैं। फिर जब घर पे आके देखते हैं तो पता चलता है कि गलती हो गई। कई बार तो हम दूसरों के भरोसे ही, हालांकि अब की बार तो दूसरे से संभव नहीं था क्योंकि खुद को तो उपस्थित होना ही पड़ रहा था, फिर भी कई अभ्यर्थी होते हैं ऐसे जो कहीं ना कहीं गलती कर ही देते हैं। हालांकि स्कूल व्याख्याता जैसी आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी अब जैसे विज्ञप्ति है तो मैंने तो इसका प्रिंट आउट निकाल के रखा है ताकि अच्छे से अध्ययन किया जा सके। हालांकि हमारे अनुभव की चीज़ें हैं ये, फिर भी कोई भी चीज़ बताते हैं तो वापस उसको अपडेट करना जरूरी होता है। तो काफ़ी बारीक चीज़ें हैं। अभ्यर्थी सोचता है कि कौन इनको पढ़ेगा, कौन माथापच्ची करेगा। दूसरी चीज़ कि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी वो वैधानिक टाइप की होती है। तो यहाँ लैंग्वेज को भी समझने का थोड़ा अनुभव के आधार पे समझा जा सकता है, क्योंकि वो लगातार होने की वजह से लैंग्वेज कई बार समझ में आती नहीं है और कुछ एक चीज़ें एकदम क्लियर भी नहीं होती। तो इससे फिर क्या होता है, दिक्कतें आ जाती है। जैसे एक बार एक मैडम थे, उनका चयन हो गया वरिष्ठ अध्यापक पद पर, ठीक है। अखबार जैसे वो रिजल्ट देखा, रिजल्ट आ गया, परंतु उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। कारण क्या हुआ कि उनके बाद में पता चला उनको कि उनको टीएसपी लिख दिया उनका। वो साधारण नॉन टीएसपी के थे और फॉर्म में टीएसपी लिखा हुआ था। उनको पहले पता ही नहीं था, परंतु जब ज्वाइनिंग में दिक्कत आई ना, तब उनको देखा अपने प्रवेश पत्र पे टीएसपी लिखा हुआ है। अब वो आरपीएससी के उन्होंने कई चक्कर काटे और तब काफ़ी भागदौड़ के बाद में 2-3 महीने की मशक्कत के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल गई। वो भाग्यशाली थे। इसी प्रकार से एक मैडम का प्रकरण था कि उनका चयन हो गया आरएस में। रैंक थोड़ी डाउन थी, मगर उन्होंने क्या किया, वो गवर्नमेंट जॉब में है और उन्होंने जो है उसमें आरजी राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा लिखा हुआ था, उस पर टिक नहीं किया। तो राजस्थान गवर्नमेंट में भी कुछ आरएस में, जैसे नॉन गजेटेड को, गजेटेड को, उसके अलग अलग कुछ पंचायत कर्मचारी, उनके लिए अलग अलग आरक्षण के नियम है। तो अगर वो आरजी पे टिक कर देते मात्र, तो उनको पोस्ट में बड़ा फायदा मिल सकता था, 100-150 रैंक का फायदा मिल जाता, मगर उन्होंने नहीं किया। एनजी मतलब नॉन गजेटेड, एक होता है गजेटेड राजपत्रित। राजपत्रित यानी कि जो राजपत्रित अधिकारी जैसे स्कूल व्याख्याता है, राजपत्रित में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो। तो एनजी नॉन गजेटेड, आरजी राजस्थान गवर्नमेंट, बीसी मतलब बैकवर्ड कास्ट, डब्ल्यू मतलब वीमेन। तो इस प्रकार का वो कोष्टक में लिखा रहता है। तो इन चीज़ों की जानकारी जरूरी है, अन्यथा क्या होता है, अन्यथा फिर जो दिक्कतें हैं ना वो आने लगती है। और अब दिक्कत क्या, जैसे उनके तो सीधा सीधा नुकसान हो ही गया, उसका तो कोई समाधान भी नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि आपके पास केवल महिलाओं के 2 के उदाहरण है क्या? नहीं, और भी उदाहरण है। जैसे मान लो कोई पुरुष कैंडिडेट था, उसने फॉर्म भरा, अच्छे से भरा, सिलेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो ज्वाइन कर रखी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, मजाक की बात है, कि अगर आप सावधानी से फॉर्म भरेंगे और किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी तो आगे भाग दौड़ भी नहीं होगी और कई बार तो पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो ध्यान रखना आपको। अब मैं आपको पहले दिन जब विज्ञप्ति आई थी, उस दिन भी मैंने आपको विज्ञप्ति से ही सीधे आपको जो चीज़ें थी वो अपडेट करवाई थी। आज फिर से जो है कुछ और गहरी चीज़ें हैं, वो विज्ञप्ति के माध्यम से ही आपको पढ़ा के क्लियर कर देते हैं कि जितने भी अपने सवाल थे उनके जवाब क्या है। तो आप धैर्य रखिए, कमेंट्स आप बाद में करना, पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपके
सभी सवालों के जवाब लगभग इसमें समाहित हो जाएंगे। फिर भी नहीं हो तो आप लास्ट में कमेंट करना। तो ये तो विज्ञप्ति थी, पद थे, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ शुरू होती है ना, वो मैंने यहाँ भी पेज निकाल रखे हैं इसके, कि जैसे पहले, दूसरे, तीसरे पेज पे, तीसरे पेज पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आएगी। वैसे तो सारी महत्वपूर्ण, परंतु आपके लिए जैसे देखो, एक तो शैक्षणिक अर्थ था कि भाई किसे फॉर्म भर देना चाहिए। तो मेरे विचार से मेरा ये कहना है कि आपको फॉर्म तो अवश्य भर देना चाहिए। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि तैयारी नहीं है अभी, तो आगे आपको तैयारी के लिए समय मिल सकता है। पोस्ट कम है तो हो सकता है पोस्ट बढ़ जाए, और परीक्षा में कुछ और समय आपको मिल जाए तैयारी के लिए, आगे कुछ अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए आ जाए, और आप मान लो एक अच्छा अनुकूल, सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएं। तो इसलिए एक तो उनको जो एलिजिबल है उनको फॉर्म भर देना चाहिए। फीस वाला भी कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, एक बार लगती है। अब पात्रता की बात है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति हो। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या चाहिए? MA, MCOM, MSc, जिसको शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ PG, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। मैं यहाँ MA का उदाहरण ले लेता हूँ, फिर आप उसको MSc से भी वो सिमिलर कर लेना। तो मान लीजिए आप MA, परसेंटेज का इसमें कोई रूल नहीं है, भले 3rd डिवीजन बाय ग्रेस ही हो, परंतु पास होना चाहिए, इतना ही रूल है। ऐसा ही BEd होनी चाहिए, और कोई नियम नहीं कि BEd में क्या क्या सब्जेक्ट है, उसका कोई यहाँ लेना देना नहीं है। जिस सब्जेक्ट से आप MA हैं उससे आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी MA प्रीवियस क्लियर होनी चाहिए। यहाँ सीधा सीधा इसका अर्थ यही है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला हो तो कब होगा? प्री आप कर चुके हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, 4 दिसंबर लास्ट है, 4 दिसंबर से पहले पहले आप प्री कर चुके होने चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मैं अभी फॉर्म भर दूं, अब मैं MA का भी साथ में भर देता हूं, मार्च में MA का दे देंगे प्रीवियस का, तो वहां मेरे विचार से यहां आप पात्र नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपने रिस्क पे भरें तो भर सकते हैं, फिर आपको विड्रॉ भी करना पड़ सकता है, वो आगे की चीजें। यहाँ की लाइन के अनुसार जो है, जिसका कि अर्थ समझ में आ रहा है कि आप प्रीवियस क्लियर कर चुके होने चाहिए। अब कई बार ये होता है कि सेमेस्टर सिस्टम होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, रिजल्ट लेट हो गया हो, तो भी यहाँ आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी पेचीदगी वाली है, सेमेस्टर प्रणाली वगैरह वाली। कई विद्यार्थियों ने कहा कि हमारे अंक जो आए नहीं है अभी, तो वहाँ ये चीज़ें चल सकती है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मेन बात यह है कि आप प्रीवियस में अब प्रवेश ना करके पहले कर चुके हो। ये नहीं कि आप फॉर्म भर दें उसके बाद में MA शुरू कर दें। यहाँ RPS ये नहीं चाह रही, वो चाह रही है कि आप 1 ईयर तो कम से कम कर चुके हो। यानी यहाँ पे सीधा वही रूल है सभी परीक्षाओं में कि जैसे ग्रेजुएशन है RS के लिए, तो ग्रेजुएशन में आप शामिल हो चुके हो फाइनल ईयर में, या फिर कर चुके हो। अगली बात, आयु सीमा 40 वर्ष है, 1 साल की छूट है। क्यों? क्योंकि 2022 में विज्ञापन आया, 23 में नहीं आया, तो 24 में आया है, तो 1 साल का वो छूट मिल गया। कोरोना वाली और कोई छूट का उल्लेख यहाँ नहीं है। तो आप अगर जनरल कैंडिडेट है, जनरल पुरुष, जो कि 36% में आप आ रहे हैं, तो आपकी उम्र 41 वर्ष यानी 1/1/84 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब केवल राजस्थानी भाषा में 3 साल की 1 + 2 और है राजस्थानी, कुल 3, तो 1 तो ये कुल 3 राजस्थानी भाषा से आप भर रहे हैं, तो जनरल में आप 43 वर्ष के भी चलेंगे। अब आरक्षित वर्ग में जैसे आप पुरुष है और आरक्षित वर्ग में है, चाहे किसी भी आरक्षित वर्ग में हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, SBC, EWS, तो पुरुष है तो 5 वर्ष की छूट और है। तो 41 जनरल प्लस आरक्षित वर्ग के लिए 5 यानी 46 वर्ष की आयु, यानी आप 84 में 5 और घटा दो यानी 79, 1/1/79 से पहले का आपका जन्म नहीं है, तो आप यहाँ पे पात्र है। ठीक है। फिर है अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को 10 वर्ष की छूट है, यानी 51 साल के भी आप हो रखे हैं, यहाँ 5 और घटा दो आप, तो 1/1/74 आपकी आयु है, या इससे पहले की नहीं हो, इसके बाद का आपका जन्म है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। जहां तक मुझे ये निष्कर्ष निकल रहा है। आप
अनारक्षित वर्ग की महिला है तो भी आपको 5 साल की छूट है, आरक्षित वर्ग की महिला को 10 साल की छूट है। क्लियर? ऐसे ही सैनिक वर्ग को भी छूट है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी, जो आपके सवालों का जवाब जो है, क्योंकि देखो हम अधिकृत ही बात करें जो आरपीएससी कह रही है, तभी हम जो है आप एक निश्चिंत हो सकते हैं। आगे है तारीख, 4 तारीख है लास्ट, तो उससे पहले पहले फॉर्म भर देना, 4 तक ही भर देना, परंतु भर देना अगर आप पात्र है तो। अब अगला क्या है, ओटीआर आप करवाते हैं ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, 2 चीज, फिर आपकी जन्म तिथि और आपका लिंग यानी महिला या पुरुष जो भी आपने भरा है, और सेकेंडरी परीक्षा का विवरण 10वीं का वो, और वो आपका चेंज नहीं होगा। साथ ही ओटीआर में आधार या जन आधार से डाटा मैच होते हैं, तो आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि, आपका नाम सही होना चाहिए, नहीं तो आप पहले करवा लो। आधार कार्ड में गलती है तो आधार कार्ड में संशोधन करवा लीजिए, उसके बाद ही आप ओटीआर करवाइए। और फोटो का भी कह रखा है 3 वर्ष से पुरानी नहीं हो, पर वो भी लगभग मतलब मैच करती हो आपकी। अगला पॉइंट है अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि। अंतिम तिथि क्या है, 4/12/24, ये जो 4 तारीख आ रही है सामने तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता का आवेदन पत्र में स्पष्ट और आवश्यक तौर पर अंकित करें। अब कई मैसेज आए कि सर हमने एमए कर रखी है पर उसमें भूल गए लिखना, बीएड का लिखना भूल गए, तो ऐसी भूल एक आपके लायक नहीं है वैसे, कि आप इतनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं गंभीर और भूल जाते हैं, परंतु समझ सकते हैं जल्दबाजी है, हड़बड़ाहट है, भीड़ भड़ाका होता है, मित्र वाले के पास कई कारण मान लिए। तो यहाँ क्या है, आप ये आरपीएससी के नियम में लिखा हुआ है कि आपने अगर मान लो बीएड दिखाना भूल गए या एमए आप दिखाना भूल गए तो अंकित नहीं किया है, तो आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात ऐसी योग्यता अनुभव विचारणीय नहीं होगा। यानी अब आवेदन की लास्ट डेट चली गई, फिर आप कहो कि देखो मैंने भूल गया था एमए जोड़ो मेरी, तो वहां कोई ऐसा नहीं होगा। केवल आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक योग्यता, मान लो 4 दिसंबर के बाद आपने कोई योग्यता अर्जित की है, या आप एमए प्रीवियस में थे और अब आप एमए फाइनल करते हैं, वो तो जुड़ेगी, परंतु पहले आपके पास थी और आपने दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखाई, क्या इरादा है आपका, ये आरपीएससी कह रही है कि भाई क्यों, इरादा क्या था आपका। आपका इरादा भले ही नेक है, आप भूल गए, परंतु दिखानी थी आपको। अब आप कहेंगे कि मैं तो एमए 3 सब्जेक्ट से हूँ, मेरे पास एनसीसी भी है, मैंने कंप्यूटर में भी कर रखा है, वो नहीं दिखाया, तो उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है तो यहाँ क्या लेना देना है। एमए भले आप 4 सब्जेक्ट से हैं, आप जिससे आवेदन कर रहे हैं उसका दिखाना जरूरी है, बाकी आप मत दिखाओ, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सीधा लेना देना है आपके सब्जेक्ट से पीजी, एमए, एमएससी प्लस बीएड, ये 2 चीज का उल्लेख यहाँ पे होना चाहिए। भले आप बीएड प्रीवियस कर चुके हो और फाइनल चल रही है, या पीजी प्रीवियस कर चुके हो और फाइनल चल रही है, उसके अलावा आपने कोई नहीं दिखाया तो मत दिखाओ। जो इससे रिलेटेड नहीं है तो दिखाओ तो आपकी मर्जी, नहीं दिखाओ तो आपकी मर्जी। आपका फॉर्म भर गया, ये पक्का कैसे होगा, आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से आपके फॉर्म के ऊपर लिखे रहेंगे, एप्लीकेशन नंबर वो है तभी फॉर्म बनाना जाएगा, केवल प्रीव्यू को आप सबमिट नहीं मान ले, में ध्यान रखें। आवेदन पत्र क्रमांक आ गया ना, तब आप मान लेना आपका फॉर्म ओके है। तो एक बार आप प्रिंट आउट को चेक कर लेना, क्योंकि देखो ई मित्र वाला कई बार एक्सपर्ट होता है, कई बार साधारण होता है, वो दिन में सैकड़ों फॉर्म भरता है, उसको आपके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी तरफ से चलो बेस्ट करता होगा, परंतु अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। वो आपको कहता भी है कि चेक कर लिया क्या, भर दूं क्या, और यहाँ भी साफ लिखा हुआ है कि ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन कर रहा है उसी श्रेणी के तहत वो ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देते हैं, तथ्य छुपाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया कि आप टीएसपी एरिया के हैं तो टीएसपी लिखें, नहीं है तो नॉन टीएसपी करें। आप बैकवर्ड कास्ट के तो बीसी, राजस्थान गवर्नमेंट में तो आप टिक करें कि आप इस पोस्ट पे है, आप पंचायत कर्मचारी है या क्या है, जो भी उसमें ऑप्शन आता है वो टिक कर देवें।
नॉन गजेटेड है, क्या वो होना चाहिए, आपको उस पर टिक करना चाहिए, तथ्य छुपाना नहीं चाहिए। भूलवश कोई रह गया टिक करना तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, लाभ भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए फिर आपके उस भूल का जुर्माना 500 रुपये का है फिलहाल आरपीएसए ने, कि 500 रुपये लगा के आप सुधार कर सकते हैं उसमें। अब क्रीमी लेयर का है कोई, अब जैसे देखो क्रीमी लेयर की धारणा है ना, एक तो पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और एक एमबीसी जिसमें गुर्जर आदि आते हैं। तो ये तो इनमें क्रीमी लेयर का सिस्टम है, तो क्रीमी लेयर वाले आवेदक जनरल में काउंट होंगे। ऐसे ही राजस्थान के बाहर के आवेदक, चाहे वो वहां यूपी में, अगर आप इस वीडियो को यूपी हरियाणा से देखते हैं कि विद्यार्थी कमेंट करते हैं, आप भले ही वहां अनुसूचित जाति में हो, वहां जनजाति में हो, वहां आप किसी भी वर्ग में हो, राजस्थान में आपको सामान्य वर्ग में ही माना जाएगा। आप अदर स्टेट से आ रहे हैं यहाँ पे तो आप जनरल में काउंट होगे। अगली बात, आवेदन की हार्ड कॉपी अवश्य प्रिंट रख लेवे, फाइल में डाल देवे, जहां आपके डॉक्यूमेंट है ना 10वीं 12वीं के, सिलेक्शन के समय काम आएगी। ठीक है, आगे अब ये महत्वपूर्ण चीज है कि फॉर्म में गलती हो गई क्या करें। चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं करनी, इधर उधर कमेंट नहीं करने, आराम से आप वापस ई मित्र वाले के पास जाइए और केवल भी ये 500 रुपये पकड़ो, ऑनलाइन भुगतान होगा। आवेदन की अवधि के दौरान यानी कि अभी 4 तारीख तक भी आप संशोधन कर सकते हैं। अभी कोई असुविधा है तो आप आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस तक भी यानी 13 तारीख तक भी आप 500 रुपये वाले चालान से आप जो है वो संशोधन कर सकते हैं। मान लो आप रोल नंबर गलत भर दिए, एमए जुड़ाना भूल गए, हालांकि रोल नंबर वगैरह का कोई इश्यू नहीं होता क्योंकि रोल नंबर तो ओरिजिनल मार्कशीट में है वही रहने हैं, परंतु फिर भी आजकल आपको पता है फर्जीवाड़े का मामला बहुत चल रहा है ना, डमी कैंडिडेट वगैरह, तो आरपीएससी या हर कोई शक की नज़र से देखता है आपको। आप भूलवश ये कोई चीज़ छुपाते हैं ना तो भी ये मानते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, दाल में काला तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपको ऐसी कोई गलती करनी नहीं है। आराम से फॉर्म को चेक कर लो, टिक लगा लो। और ये कई बार ज़्यादा डरना भी नहीं है। कई बार क्या होता है, आप घर के ताला लगा के जाते हैं या गैस का रेगुलेटर बंद करके जाते हैं, जब आप बाहर निकल जाते हैं तब दिमाग में वापस आता है ताला लगाया था कि नहीं लगाया था, रेगुलेटर बंद किया था कि नहीं किया था। ओएमआर में आप रोल नंबर भरते हैं, आपके दिमाग में होता है कि एकदम सही भरना नहीं तो 5 नंबर कट जाएंगे, तो आप ज़्यादा डर से, घबराहट से गलत हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं डरना है, नॉर्मली खुद चेक कर लो, एक किसी घर के सदस्य से और चेक करवा लो, एक बार नज़र डालो कि हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पे अवधि हो गया 10 दिन की, तो ये आपके उत्तर हो गया इसका कि आप अभी नहीं तो फिर 10 दिन बाद तक जो है संशोधन करवा सकते हो, चिंता नहीं करनी है। बस चिंता इतनी है कि 500 रुपये आपके फालतू लग गए। अब आप क्या सेटिंग करते हो, ई मित्र वाले से 250 भुगतते हो, दोनों वो आपकी मर्जी है। 60 दिवस और 7 दिन। एक चीज और है, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजना की तिथि। अब आयोग परीक्षा की तिथि घोषित करेगा कि भाई इतनी तारीख से परीक्षा है। अब मान लीजिए अपन जुलाई मान लेते, मानने के लिए कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि 1 जुलाई से परीक्षा है, तो 60 दिवस पूर्व है यानी कि 1 मई से संशोधन वापस शुरू हो जाता है। जैसे आरपीएससी तारीख शुरू करती है 2 महीने पहले, क्या लिखा हुआ, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा, प्रथम घोषित कर दिया ना, फिर मान लो कोई किसी कारणवश परीक्षा आगे खिसका दी तो नहीं, बस वो एक ही बार 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए फिर से ऑनलाइन विकल्प खोला जाता है। तो आप तो उसको इंतजार ही मत करो, दिमाग में टेंशन रहेगी, अभी आप 500 रुपया लगा के ये काम करवा लेना। दूसरा, ये उनके काम का है कि मान लो कैटेगरी कई बार बदल जाती है, जैसे मान लो भगवान ना करे कोई घटना घट गई, कोई महिला है वो विधवा हो गई, या मान लो कोई दिव्यांग हो गया एक्सीडेंट में, तो उन लोगों को फिर वहाँ अपनी कैटेगरी, या मान लो कोई महिला है तलाकशुदा है, कोई विवाह विच्छिन्न था या थी मान लो, तो उसमें जो है ना था नहीं थी में ही फायदा मिलना है, तो वहाँ पे एडिट वाले में वहाँ पे जो है कुछ आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक बात फिर से आ रही है कि विच्छिन्न विवाह है, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक यानी 4 तारीख तक न्यायालय द्वारा पारित विच्छिन्न विवाह की डिग्री नहीं डिक्री होती है, वो आदेश न्यायालय का,
इस स्थिति में ही वर्ग परिवर्तन हेतु आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन संशोधन के अवसरों का उपयोग कर सकेगी। ठीक है, तो अंतिम तिथि है वहां तक, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया 27 को ही, अब 4 तारीख को डिक्री आ जाती है आपकी, ठीक है, ऐसा कोई संबंधित व्यक्ति है उसकी, तो फिर उसको संशोधन करवा लेना चाहिए। ठीक है, कि भाई डिक्री आ गई है, अब उसको लाभ मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलना है। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम तिथि तक 4 तारीख तक आपकी डिक्री आ जानी चाहिए। यहाँ ये कह रहा है बार बार, तलाकशुदा के मामले में, परित्यक्ता के मामले में डिक्री अंतिम तिथि तक आ जानी चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात है सीधा 8 नंबर पेज पे, इसकी हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, सिलेबस का है, क्योंकि यहाँ अभ्यर्थियों के काफ़ी सवाल थे, मैं वीडियो बना नहीं पाया था, फिर मैंने वापस आज इसको ध्यान किया कि चलो अब कुछ चीज़ें हैं। अब देखो, कोई गलती त्रुटि पाई जाती है तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की उपयुक्त प्रक्रिया जो भी बताइए उसका कर लिया में सुधार की सुविधा अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये आपने कर लिया ना, उसके बाद में अब मान लो आपने कोई अपनी श्रेणी गलत भर दी, मान लो आप राजस्थान गवर्नमेंट है और आपने टिक नहीं किया, आप ओबीसी है आपने जनरल भर दिया भूल से, आप नॉन टीएसपी आपने टीएसपी भर दिया, या आप टीएसपी के नॉन टीएसपी कर दिया, तो फिर आपको कुछ नहीं, कहीं सुनवाई नहीं होगी। ध्यान रखना इस चीज का। संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद वर्ग परिवर्तन का उल्लेख नहीं किया जाएगा, आपको जनरल में या उसी में मान लिया जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, अब आप मान लो झूठा ही कोई कह दें कि मान लो ईडब्ल्यूएस नहीं है और ईडब्ल्यूएस भर दिया, तो आप कहो कि इसके अनुसार तो मुझे ईडब्ल्यूएस मान लिया जाएगा, नहीं है। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप कोई प्रमाण पत्र नहीं देने तो आप जनरल में काउंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो समझ गए, तो लाभ लेना है तो आपको देना पड़ेगा। अगली बात, एक माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था आरपीएससी बनाम प्रियंका जैन। इसमें यही था कि कोई भी महिला है, वो विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, तो आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक यानी 4 तारीख है अंतिम दिनांक, अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा और परित्यक्ता का लाभ दिया जाएगा। अब मान लो संयोगवश 4 तारीख लास्ट है और कोई पहले से बात हो रखी हो, कोई अच्छा रिश्ता आ रखा हो, जो कुछ भी ऐसा कोई जोक संजोग हो गया हो किसी का, और 5 तारीख को ही विवाह हो जाता है, तो भी वो महिला पात्र है। ये ध्यान रखना, साफ साफ लिखा हुआ है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भाई जब आपने फॉर्म लिया और जिस दिन लास्ट थी डेट, उस दिन तक अगला व्यक्ति पात्र था, बस अब आगे अगला विवाह करो मत करो उसकी मर्जी है, तो अपना घर बसाने का उसको अधिकार है। तो यहाँ पे ये हो गया कि भाई 5 तारीख को यानी अगले दिन भी वो करती है, अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया है तो लाभदेय होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हो त्रुटि सुधार संशोधन के पश्चात ही ध्यान रखें, कोई अभ्यर्थी आकस्मिक रूप से भाई ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और त्रुटि सुधार संशोधन का ये मान लो 10 दिन का ये टाइम मिल गया 13 तारीख, उसके बाद कोई आकस्मिक रूप से दिव्यांग या विधवा हो जाता है तो उसे लिखित परीक्षा के अंतिम नहीं, लिखित परीक्षा से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा। तो अब ऐसी घटना मान लो हो जाए तो अब तो ये 13 तारीख तो मान लो चली जाती है, उसके बाद में मान लो भगवान नहीं करे कोई ऐसी घटना हो जाए, तो ऐसी जानकारी होनी जरूरी है। किसी रिश्तेदार वगैरह मान लो हो जाए तो आपके पास जानकारी हो तो बता सकते हैं कि भाई उसको फिर क्या करना है। लिखित परीक्षा है, मान लो मैंने उदाहरण दिया कि 1 जुलाई को लिखित परीक्षा है, तो 1 मई को आरपीएससी फिर से एक विज्ञप्ति निकाल, छोटा सा प्रेस नोट निकालती है कि 7 दिन तक आप संशोधन कर सकेंगे। तो हमने उदाहरण लिया कि 1 मई से 7 मई तक मान लो फिर से आया, उस दरमियान आपको फिर वहां जाके और वो 60 दिन पहले परीक्षा से मौका मिलता है श्रेणी सुधार का, या कोई गलती रह गई आप भूल गए, बाद में पता चला आपको, मान लो अभी आपने इतना कह दिया फिर भी आपको पता नहीं चला और बाद में पता चला, तो आप वहां एक मौका और मिलता है परीक्षा से 2 महीने पहले। तो वहां ऐसी कोई घटनाएं हो गई है, वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना वहां पे कैटेगरी में संशोधन कर दें। और फिर जब आपका इस आधार पे होगा चयन, तो फिर आपको विधवा हेतु आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, पति का, या फिर जैसे राशन कार्ड, या फिर बच्चे का जन्म, या मतदाता, या आधार कार्ड,
या पति के नाम का मूल निवास, कुछ ना कुछ आपको सबूत देना पड़ेगा, अन्यथा वो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे दिव्यांग है उसके 40% का, और ऑनलाइन शुल्क 500 रुपये, वही संशोधन 60 दिन पहले परिवर्तन होगा। और डिक्री ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक, ये वाला ध्यान रखना इसमें, डिक्री वाला, ठीक है। फिर ये है देखो प्रमाण पत्र कि भाई ओबीसी का नया चाहिए क्या, ईडब्ल्यूएस नया चाहिए क्या, तो बिल्कुल देखो इसमें क्या कहा गया है कि ये 2022 में नियम निकाला था कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग से कमजोर आरक्षण लाभ देने तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। अंतिम तिथि का मतलब 4/12 से पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई अनुसूचित जाति कोई चेंज होती है क्या? अब जो मान लीजिए एससी में है तो एससी में रहना है, पिता से हमें जाति मिलती है, वैसे मातृ प्रधान है, भामाशाह में महिला मुखिया है, परंतु वैसे जाति के आधार पे अपने समाजों पितृ प्रधान है। तो आपको अपने पिता से जाति प्राप्त हुई है, माता चाहे किसी भी जाति की हो, पिता की जो जाति है वो उसके संतान की, बेटे और बेटियों की जाति मानी जाती है। तो अनुसूचित जाति तो कोई चेंज नहीं होती, तो फिर क्या नया बनाना? तो नहीं, नया नहीं। इसमें यह है कि भाई आपका रिजल्ट बनेगा, आपको मान लो फीस में माफ़ी दी जा रही है, जो कुछ भी कैटेगरी बनेगी तो आप प्रमाण पत्र तो आपके पास होना चाहिए ना कि भाई आप अनुसूचित जाति का आप लाभ ले रहे हैं, और आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आरपीएससी किस आधार पे देगी? तो आप फॉर्म भर रहे हैं, आपको मान लो अभी तो फीस में भी है, पहली बार तो लगता है फीस में, तो आरपीएससी किस आधार पे आपको फीस में माफ़ कर रही है, कम दे रही है? तो वहाँ सबूत तो होना चाहिए ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई पहले का बना हुआ हो। अब अनुसूचित जाति में तो कोई नया पुराना होता नहीं है, जनजाति में नया पुराना होता नहीं है। क्यों? एक बार बन लिया फिक्स है। हाँ, पुराना बनाओ तो डिजिटल बनवा लो। अब ओबीसी में और पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग में, ईडब्ल्यूएस में, अब ओबीसी में भी कई कहते हैं कि हमारी को जाति बदल थोड़ी रही है, ये क्या 6 महीने से मांग रहे। इसका कारण ये है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है, मान लो अचानक आमदनी बढ़ गई आपके माता और पिता की, और उनकी आमदनी 8 लाख से ऊपर चली गई, तो आप आ गए क्रीमी लेयर में, ठीक है। और मान लो क्रीमी लेयर से वापस का वो ध्यान में नहीं कि वापस डाउन जाने से वापस भी मिलता है क्या लाभ, तो आय के आधार पे बनता है ये, इसलिए ये हर साल मांगते हैं। समझ गए? इसमें बात ये है। तो अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से, ईडब्ल्यूएस का तो पता ही आपको है, ये आर्थिक रूप से 8 लाख सीमा है, और ओबीसी में भी है ये, और एमबीसी में भी है। तो इसलिए यहाँ पे आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि भी आपका पहले का बना हुआ हो। अब पहले का कब का? साल पुराना, 2 साल पुराना, इसका कोई यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि अंतिम तिथि से 6 महीने पहले का हो, कहीं नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब आपका पहले का बना हुआ है, बढ़िया है, आप फ्री है। अब किन्हीं कारणों से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं होता है। अब मान लो कोई ऐसा कारण, आप बाहर बैठे हैं, फॉर्म भर दिया आपने, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो क्या करना है? जब आपका सिलेक्शन हो तो अंतिम तिथि के बाद का आप प्रस्तुत करोगे, तो वो तो करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो आप तो या तो आउट हो जाओगे या फिर आप जनरल में काउंट होगे। जनरल की मेरिट फाइट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो अंतिम तिथि के पश्चात का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र होता है ना, नोटरी से साइन होते हैं, स्टाम्प पे लिखा हुआ कि भाई मैं आज भी ओबीसी में हूँ, पहले भी ओबीसी में था, मैं क्रीमी लेयर में नहीं था जब फॉर्म भरा था तब भी, इसलिए मैंने फीस का भी, मेन तो वो फीस वाला इश्यू है वहाँ, बाकी पहले कोई मेरिट तो बन नहीं रही थी, मामला वो 200 रुपये का है। तो यहाँ पे बात क्या आ रही है कि आपको ये शपथ पत्र देना है कि भाई मैं पहले भी ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में था और आज भी ईडब्ल्यूएस में हूँ और आज मैं ये प्रमाण पत्र भी दे रहा हूँ, बस। तो शपथ पत्र की तो लैंग्वेज होती है कि भाई मैं शपथ पत्र बयान करता हूँ कि मैं पहले भी इसी आरक्षित वर्ग में था। तो समझ में आ गई बात इतनी क्लियर कि आपके पास प्रमाण पत्र पहले का बना हुआ होना चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं है कब का हो, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, कहीं नहीं लिखा हुआ। और फिर नहीं बना किसी कारण तो जब सिलेक्शन हो, काउंसलिंग में जाओ तब बना के दे देना, टेंशन नहीं करनी है। इस वजह से आपको तनाव में नहीं रहना है। और शपथ पत्र एक और देना पड़ेगा, बस वो 100-150 रुपये का खर्चा नया होगा। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमी लेयर में निवास स्थान की प्रविष्टियां सही भरी हुई हो
पिता और माता की आय के आधार पर, ये ध्यान रखना। पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, तो एक आय प्रमाण पत्र और देना पड़ता है, साथ में होता है वो, तभी उसके आधार पे वो बनता है आपका। तो उसमें आपके माता और पिता, आपके नहीं, आप भले नौकरी में हो, आपको आरक्षण मिल रहा है आपके माता पिता के, और आपकी आय बहुत ज्यादा है तो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा आरक्षण। आप ओबीसी के हैं, एमबीसी के हैं, आपकी आय बहुत ज्यादा है। अब केवल 8 लाख का भी रूल नहीं है इसमें यह भी है कि डायरेक्ट राजपत्रित लगा हुआ हो, 40 वर्ष से कम डायरेक्ट लगा हुआ हो, कई उसमें पेचीदगियां हैं। तो आप प्रमाण पत्र बनाओ, तब आप थोड़ा तहसील से पता कर लेना। तो क्रीमी में मोटे तौर पे 8 लाख और माता पिता की आय है, ठीक है। तो और भी कई शर्तें हैं उसमें। तो क्रीमी लेयर जो है ना वो, अब यहाँ पे माता और पिता की आय पे ये बना हुआ होना चाहिए। दूसरी बात देखो, विवाहित महिला है तो उसको पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पे बनाना होगा। कोई महिला विवाहित है ना, तो उसका भी वो क्रीमी लेयर में है कि नहीं, तो पिता के नाम, निवास और आय के आधार पे प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। ओबीसी को कोई मिला, ओबीसी का बनाना ना उसको, तो पति के नाम का, निवास का नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना आपको। महिला है, विवाहित है, उसको ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाना है तो पिता का ही। उसके पिताजी अगर मान लीजिए बहुत पैसे वाले हैं, बहुत आय है उनकी, तो फिर वो जनरल में काउंट होगी, ठीक है। पति का यहां लेना देना नहीं है, पिता का ही, पिता के आधार पर आरक्षण जाति और वो तय होती है। निवास स्थान भी पिता के आधार पे। अब मान लो राजस्थान की महिला है, उसके पिता राजस्थान के, निवास स्थान राजस्थान का, दूसरे राज्य में विवाह हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको यहाँ का लाभ मिलेगा। अब दूसरे राज्य को कोई महिला है और उसका राजस्थान में यहाँ विवाह हो गया, तो उसके पिताजी, उसका मूल निवास तो दूसरा राज्य है, उसके पिताजी तो वहां मान लो यूपी के थे, तो यहाँ राजस्थान में उसको कोई लाभ नहीं मिलना, ठीक है। अगली बात, क्रीमी लेयर की सीमा हो गई। अब है अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण, टीएसपी वालों आदि को देना पड़ता है। अगली बात, अनुसूचित जाति जनजाति की विवाहित महिला। अब मान लीजिए कोई महिला है और वो अनुसूचित जाति SC ST का प्रमाण पत्र बना रही है, तो मान लो महिला ने विवाह, भले ही उसका पति भले ही जनरल का हो, मान लीजिए महिला SC की है, उसका पति है वो जनरल का है, कोई दिक्कत नहीं, महिला को लाभ अपने पिता के आधार पे। अब मान लीजिए महिला जनरल की है, ठीक है, और उसका पति SC का है या ST का है, तो भी महिला को अपने पिता के हिसाब से, उसके पति को अपने पिता के हिसाब से, यानी अपने अपने पिता के हिसाब से प्रमाण पत्र बनेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। पिता और निवासी स्थान, ये आप क्लियर हो गए ना आपके, ऐसे। अगली बात, 40% दिव्यांगता वाला मृत्यु प्रमाण पत्र की बात होगी, राशन कार्ड की बात हो गई। और शैक्षणिक संस्था का चरित्र, ये क्या होता है, जब भी आप मान लो अंतिम कोई रेगुलर डिग्री करते हैं ना, मान लो MA रेगुलर किया या BEd रेगुलर की, या मान लो आपने ग्रेजुएशन रेगुलर की, उसके बाद में भले सब कुछ प्राइवेट किया, कहीं ना कहीं तो रेगुलर किया होगा, 12वीं रेगुलर की होगी, 10वीं की होगी, तो जहां से भी आपने अंतिम रूप से रेगुलर किया, उसके बाद भले प्राइवेट हो, तो वहां का एक चरित्र प्रमाण पत्र होता है, उसको आप सेफ रखा करो। वो जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तब वो वहां आपको पेश करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्शन के बाद की बात है, और सिलेक्शन तो बिल्कुल होगा ही आपका, अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से आपके जितने भी इश्यू थे ना, जो हमने बातचीत की थी अभी तक, तो उन सभी सवालों पे देखो, इसे फॉर्म भर देना चाहिए, जो भी पात्र सबको भर देना चाहिए। प्रमाण पत्र कब के बने हो, चर्चा हो गई है, मिस्टेक हो गई, उपाय है, संशोधन कर लो। लास्ट डेट 4 दिसंबर है, पहले फॉर्म भर दो। आयु सीमा 41, 46, 51, और इनके लिए नियम मैंने बता दिए, अन्य आरक्षण के नियम बता दिए। और आप इसी चैनल पे बने रहें, करंट अफेयर इसी पे मैं करवा रहा हूँ, स्कूल व्याख्याता के लिए टॉपिक वाइज, और उसके अलावा स्कूल व्याख्याता के लिए हमने कंप्लीट वीडियो क्लासेज भी यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध करवाए हैं। धन्यवाद।